हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और मैं घटना सूत्र की इस खूबसूरत पहल में आप सभी का स्वागत करता हूं, जहां हम लेके आते हैं रोज़ का करंट अफेयर्स जो यूपीएससी के साथ साथ जो स्टेट सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम हैं उनको कवर करता है। और यहाँ पर हम प्रीलिम्स और मेंस के अलग अलग जो आर्टिकल हैं उन पर चर्चा करते हैं, जो वेरियस न्यूज़पेपर से लिए जाते हैं, चाहे द हिंदी हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, पीआईबी हो, इसके अलावा इकोनॉमिक टाइम्स हो। साथ ही यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलती है हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में। इसके अतिरिक्त आपको 5-5 क्वेश्चंस मिलते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए करंट अफेयर आधारित। वहीं 2-2 प्रश्न आपको मुख्य परीक्षा संबंधी भी मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से कंप्लीट सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे करंट अफेयर्स में हम करंट के साथ साथ जो स्टैटिक टॉपिक हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज है, उन पर भी चर्चा करते हैं। तो आज की शुरुआत करें, हम बात करें कौन कौन से न्यूज़ आर्टिकल आज कवर किए गए हैं। तो पहला आर्टिकल यहाँ पे बात कर रहा है पुतिन के बाद राष्ट्रपति कौन। तो आपको पता है कि जो व्लादिमीर पुतिन है, लगभग उन्हें 30 साल के आसपास का कार्यकाल हो गया है और इनकी उम्र भी 72 साल हो गई है। तो इस संबंध में आर्टिकल आया कि इनके बाद राष्ट्रपति किसके बनने की संभावना है यहाँ पर। तो ये आर्टिकल अगर देखिए इकोनॉमिक टाइम्स से लिया गया है। फिर 7वां इंडिया यूथ गेम्स बिहार में आयोजित किया जा रहा है, तो उस संबंध में पीआईबी में न्यूज आई है, उसे हम यहाँ पर देखेंगे, चर्चा करेंगे। फिर बात आती है एशियाई अमेरिका में सबसे अधिक कमाई करने वाले भारतीय हैं। तो आपको पता है कि भारतीय जब अगर हम यहाँ से बात करें तो यह इंडियन जो डायस्पोरा है अमेरिका में लगभग 5 मिलियन के आसपास रहता है और शिक्षा के अलावा स्वास्थ्य या विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं देता है और अच्छी आय अर्जित करता है। उस संबंध में भी आर्टिकल है यहाँ पे, उसे हम देखेंगे। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे 16वां वित्त आयोग में राज्य अधिक कर की मांग कर रहे हैं और उस संबंध में आर्टिकल आया है, तो उसे भी देखेंगे क्या इशू है वित्त आयोग का। इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया है। साथ ही साथ जो बंदरगाह हैं उनमें अगर आप देखें कि उनका क्या रोल है इंडियन इकोनॉमी में, और मेजर जो पोर्ट हैं इंडिया में कौन कौन से हैं उन्हें भी थोड़ा सा जानेंगे, समझेंगे। इसके अलावा अमेरिका की विज्ञान की सफलता देखेंगे कि जो नासा किस तरह से अब तक सफल रहा है और क्या चैलेंजेस अभी नासा को फेस करने पड़ रहे हैं, उस संबंध में वो आर्टिकल थोड़ा सा हम देखेंगे। हाल ही में जो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की उन्होंने कहा है कि अभी युद्ध विराम की संभावना हो सकती है और युद्ध विराम की वजह से यहाँ पे एक आर्टिकल आया है और उसे भी हम यहाँ पे देखेंगे जो द हिंदू में कवर किया गया है। वहीं मुख्य परीक्षा में आर्कटिक जो नीति है भारत में विचार किया जा रहा है कि जिस तरह से अन्य देश आर्कटिक के संबंध में नीति बना रहे हैं, तो भारत की भी आवश्यकता है कि जो पुरानी नीति है उसको रिप्लेस कर एक नई नीति बनाने की आवश्यकता है तथा ज़्यादा एक्टिवली रोल निभाए। यहाँ पर आर्टिकल द हिंदू में आया, उसे हम यहाँ पर देखेंगे। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर देखेंगे विदेशी जो सहायता है उसका अंत कर दिया गया, तो FCRA कानून के संबंध में देखेंगे क्या रोल था, क्या रिलेवेंस था। इसके अलावा मक्का बनाम ईंधन आहार बहस। अब आपको पता है कि नवीकरणीय ऊर्जा मक्का या अन्य खाद्य स्रोत से भी प्राप्त होती है। अब इस संदर्भ में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो खाद्य ईंधन है मकई, उसकी कमी पड़ गई है और आयात करना पड़ रहा है, जबकि हम इसके मामले में आत्मनिर्भर थे। और इसका कारण कहीं ना कहीं फ्यूल का जो उत्पादन है वो बताया जा रहा है। उस संबंध में जो बहस है इंडियन एक्सप्रेस में, उसे हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहला आर्टिकल पुतिन के बाद राष्ट्रपति कौन है, इसकी जगह हम देख लेते हैं यहाँ पर 7वां इंडिया खेलो यूथ गेम्स के बारे में देख लेते हैं। अब 7वां इंडिया खेलो यूथ गेम्स के बारे में अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि अभी क्या हो रहा है, कभी बिहार में 7वां जो इंडिया खेलो यूथ गेम्स है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, पीएम मोदी ने किया है। अब इसके बारे में अगर आप देखें तो ये जो उद्घाटन है वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुआ। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में देखें तो ये इसका स्थान अगर आप देखें तो बिहार के पटना है, राजगीर है, गया है, भागलपुर, बेगूसराय या विभिन्न शहरों में भारत में, और जो बिहार के विभिन्न शहरों में आयोजित किया जाना है। अब इसका बेसिकली पर्पज है कि जो भारत का खेल व्यवस्था है, भारत की जो खेल अवसंरचना है उसको व्यवस्थित करना, युवाओं की खेल में भागीदारी को बढ़ाना, साथ ही साथ जो पारंपरिक व उभरते खेलों को भी बढ़ावा देना, यह इसका मकसद है। अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों, कोचों, स्टाफ के समर्पण की इसमें प्रोत्साहन भी किया है। पिछले दशक अगर हम देखें तो यहाँ पर खाद्य बजट की, खेल बजट के बारे में देखें तो 4000 करोड़ रुपए तक का बजट यहाँ पे पहुँच गया है, जिस वजह से जो खेल का जो अवसंरचना है उसमें व्यापक सुधार हुआ है। अब भारत चाहता है कि भारत 2036 में जो ओलंपिक खेल है उनकी मेजबानी करे। इस संदर्भ में अगर आप देखें, भारत खेल के संदर्भ में स्टेडियम बनाने व विभिन्न गतिविधियों में ज़्यादा खर्च कर रहा है, जिससे खेल का जो अवसंरचना है, खेल का जो विकास है, खेल का योगदान है भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ाया जा सके। बात हो रही है कि इस खेल में अगर आप देखें तो पारंपरिक खेलों में अगर आप देखें तो पारंपरिक खेलों में गटका, कलारी पयट्टू, खो खो, मलखम्ब, योगासन, इनको शामिल किया गया। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे गटका, कलारी पयट्टू, खो खो, मलखम्ब और योगासन, इन्हें इसमें शामिल किया गया है। भारत के खिलाड़ी अगर देखें वुशु, सेपक टकरा, पेंचक सिलाट,
या बहुत सारे खेलों में सफल रहे हैं। तो यहाँ पे ये तो आंकड़ा दे रहा है कि भारत में कितने सारे जो खेल, जो 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स है बिहार में हो रहा है। उस संबंध में अगर देखें जो डाटा है, सरकार का बजट है किस तरह से बढ़ा है। अगर खेल बजट के बारे में यहाँ पे देखें और प्रतिभागियों के बारे में देखें तो लगभग 6000 से ज़्यादा प्रतिभागी इस बार भाग लेंगे और 1000 से ज़्यादा इंडिया की जो खेल सेंटर यहाँ पे बन चुके हैं। तो ये तो बात हो गई खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में जो इस बार हो रहा है। इससे पहले अगर हम बात करें तो थोड़ा सा इतिहास में नज़र डालें तो लगभग 2018 में आप देखेंगे तो 2018 में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था और इसका लक्ष्य था कि खेलो भारत, फिट रहो भारत, इसका उद्देश्य था। खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है, साथ ही युवाओं को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खेल प्रतिस्पर्धा है उसके लिए तैयार करना, साथ ही स्कूल और कॉलेज के जो खिलाड़ी उनके लिए एक बेहतर मंच तैयार करना, ये बेसिकली पर्पस था जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे उद्घाटित किया था। जिसमें जो अंडर 17 to 21 जो एज के लोग बच्चे हैं जो स्कूल और कॉलेज के हैं उनको इसमें शामिल करने का लक्ष्य रखा गया था। फिर बाद में आप देखेंगे 2019 के आसपास ये खेल महाराष्ट्र में होता है। फिर 2020 में इसका आयोजन महाराष्ट्र में ही हुआ, 2021 में हरियाणा में होता है, फिर मध्य प्रदेश में होता है, 2020 में सॉरी यहाँ पे असम में हुआ था, असम में हुआ, 2019 में आपने देखा महाराष्ट्र में हुआ, फिर 2024 में तमिलनाडु में होता है और 2025वां जो संस्करण है बिहार में हो रहा है। इसके अतिरिक्त अगर देखें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स को भी इसमें समाहित किया गया है और खेलो इंडिया का जो लाभ पूरे देश को लाभान्वित करने का यहाँ पे प्रयास किया गया है। ये आर्टिकल यहाँ पे इसके बारे में था। अब अगला आर्टिकल हम यहाँ पे बात करेंगे पुतिन के बाद कौन। बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अभी पुतिन जो व्लादिमीर पुतिन है रशिया के राष्ट्रपति हैं, उनका इंटरव्यू आया और उनसे पूछा कि आपके राष्ट्रपति के बाद भारत जो रसिया है वहाँ का राष्ट्रपति कौन बनेगा। तो इस संबंध में उन्होंने बताया कि वह भी इस विषय में सोचते हैं और जनता तय करेगी कि वहाँ का राष्ट्रपति कौन बनेगा। अब इस संबंध में प्रीलिम्स संबंधी क्या फैक्ट्स आ सकते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स के क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते, लेकिन फिर भी थोड़ा समझा लें तो 1991 के बाद अगर आप देखें जिस तरह से यूएसएसआर का विघटन हुआ, और यूएसएसआर के विघटन के पहले आपको पता है कि दो ध्रुवीय शक्तियाँ विश्व में व्याप्त थीं, यूएस और यूएसएसआर, और उनके बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। उसके बाद यूएसएसआर का विघटन होता है और बोरिस येल्सिन जो रसिया वहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं और 1991 से लेकर 1999 तक ये पहले सोवियत यूनियन के बाद रसिया के राष्ट्रपति रहते हैं और उन्होंने बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की शुरुआत की। यहीं से अगर आप देखेंगे भारत और जो यूएसआर इसके और संबंध बेहतर हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ओपन इकोनॉमिक पॉलिसी है यूएसएसआर ने भी अडॉप्ट की और एक व्यापारिक संबंध बेहतर और हो गए। फिर आप देखेंगे 1999 के बाद अगर देखें बेसिकली सन 2000 से देखें 2008 तक व्लादिमीर पुतिन पहला कार्यकाल रहा उनका और उस दौरान उन्होंने भारत रूस सामरिक साझेदारी को गहरा किया। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे यूक्रेन की विवाद भी इसी समय निकल के सामने आए। फिर दिमित्र मेदवेदेव थे, लेकिन बाद में अगर आप देखें फिर से पुतिन यहाँ पे राष्ट्रपति बन गए। तो ये तो बात हो गई वहाँ पे। भारत रूस संबंध पर अगर आप थोड़ा सा नजर डालें तो 1971 में भारत और जो रूस है उसकी जो ट्रीटी है मैत्री संबंधी यहाँ पे स्थापित हुए थे। फिर सन 2000 में भारत और रूस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप घोषित हुए और वर्तमान में अगर देखें कुडनकुलम जैसे प्रोजेक्ट है, कुडनकुलम रूस की मदद से अगर आप देखें भारत यहाँ पे संचालित कर रहा है, जिससे जो परमाणु संबंधी ऊर्जा उसका उत्पादन करने का भारत का लक्ष्य है यहाँ पे। इसके अलावा भारत ब्रिक्स के साथ साथ जो SCO है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन उसमें भागीदारी भी करता है। साथ ही साथ अगर देखें तेल का भी आयात जिस तरह से अगर आप देखेंगे बाद में बढ़ा है यहाँ पर रूस और भारत के बीच, यहाँ पर ये चीज़ें रहीं। इसके अतिरिक्त अगले आर्टिकल की तरफ हम नजर डालें तो बात करेंगे किसके बारे में, एशियाई अमेरिका में सबसे अधिक कमाई करने वाले यहाँ पर भारतीय बने, उसके बारे में यहाँ पे आर्टिकल है। तो अब अगर बात करें तो आर्टिकल क्या कहना चाहता है, आर्टिकल बेसिकली कहना चाहता है कि दुनिया में अगर हम देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत सारे देशों के लोगों का पलायन होता है। उसमें से अगर देखें भारत के भी अच्छी खासी जनसंख्या में लोग रहते हैं और 5 बिलियन के आसपास जनसंख्या में लोग रहते हैं जो एक अच्छी आय अर्जित करते हैं। उस संबंध में यहाँ पे आंकड़ा दिया गया। साथ ही बताते हैं कि भारत के बाद अगर आप देखें मैक्सिको, अगर आप देखें रेमिटेंस प्राप्त करने वाले देशों में फिर चीन, फिर फिलीपींस व इजिप्ट आते हैं जो अमेरिका से रेमिटेंस अपने देश में भेजते हैं। फिर जनसंख्या योगदान भी यहाँ पे बता रहा है। साथ ही साथ जो मुख्य हिस्सा है उसके बारे में आंकड़े दे रहा है जो प्रीलिम्स के लिए हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको यहाँ पे याद रखना है कि भारतीयों का योगदान है और इंडियन डायस्पोरा किस तरह से अगर आप देखें भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कंट्रीब्यूट यहाँ पे कर रहा है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो ये जो आंकड़ा है वर्तमान में 5 मिलियन दिखाई देता है और 19वीं सदी से जब से पंजाबी किसान कैलिफोर्निया में बसने लगे उसके बाद ये शुरू हुआ था। बाद में 1965 में जब इमिग्रेशन रिलेटेड जो एक्ट आया अमेरिका में, उसके बाद जो तकनीकी हैं और जो चिकित्सा संबंधी शैक्षणिक प्रवासन जो तेज़ी से हुआ और आसान कर दी गई थी अमेरिका प्रवासन की संबंधी शर्तें। फिर 1990 का दौर आया और H1 8 वीज़ा के नियम के तहत IIT इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए भारतीयों को
भारतीयों की जो आवाजाही है शुरू हो गई और आईटी सेक्टर में ज़्यादातर लोग वहाँ पे जाने लगे। और वर्तमान में आपको पता है कि बहुत सारी कंपनियाँ हैं जहाँ पे सीईओ के रूप में भारतीय काम कर रहे हैं, वो विभिन्न पदों पर काम कर रहे हैं। इस संबंध में यहाँ पे आर्टिकल था, इसे हमने यहाँ पर देखा। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे और राज्य अधिक कर चाहते इसके संबंध में यहाँ पे आर्टिकल उसको थोड़ा सा देखेंगे और समझेंगे क्या है मामला। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात आती है वित्त आयोग की बात आती है। वित्त आयोग के बारे में थोड़ी चर्चा की तो वित्त आयोग जिसका उल्लेख अनुच्छेद 280 करता है भारतीय संविधान का भाग 12 वित्त आयोग यहाँ पे बात करता है कि वित्त आयोग अर्ध न्यायिक निकाय होगा। अब अगर हम बात करें, इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के लिए एक वित्त आयोग का गठन करते हैं जो राज्य व केंद्र के मध्य जो वित्त है उसके बंटवारे को सुनिश्चित करता है। राज्य और केंद्र के मध्य वित्त के बंटवारे को सुनिश्चित करता है। आपको पता है कि जो सरकार की आय वो कर के माध्यम से होती है और राज्यों में भी बहुत सारे कर लगाए जाते हैं, केंद्र के बहुत सारे कर लगाए जाते हैं और उनका कर का बंटवारा किस तरह से हो इसको ध्यान में रखते हुए वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जिसमें आप देखेंगे एक अध्यक्ष होता है व 4 सदस्य होते हैं। ये तो बात होगी वित्त आयोग के बारे में। अब योग्यता तय करने का अधिकार संसद को है, साथ ही राष्ट्रपति का आप देखें कार्यकाल इसके निर्धारित करते हैं, पुनर्नियुक्ति भी इनकी की जा सकती है। कुछ प्रमुख वित्त आयोग की बात करें, जो पहला वित्त आयोग 1952 से लेकर 1957 तक रहा, जिसके जो अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी थे। फिर दूसरा वित्त आयोग अगर आप देखें 1957 से लेकर 1962 तक रहा, के संथानम अध्यक्ष थे। तो इस तरह से अगर आप देखें कुछ वित्त आयोग महत्वपूर्ण है। 15वां वित्त आयोग इंपॉर्टेंट है, एन.के. सिंह ने इसकी अध्यक्षता की थी और इससे पहले अगर आप देखें 14 वित्त आयोग था। तो जो 14 वित्त आयोग था, अगर आप बात करें 14 फाइनेंस कमीशन था, तो यहाँ पर जो केंद्र और राज्य के बीच जो कर का बंटवारा 42% यहाँ पर राज्य सरकार को देने की बात थी। ठीक, फिर बाद में आप देखें जो 15वां वित्त आयोग आता है उसने कहा कि 41% राज्यों को कर में हिस्सेदारी मिलेगी। क्यों? क्योंकि 1% जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग किया गया था उस संबंध में खर्च यहाँ पर होना था। ये तो बात हो गई। अगर हम बात करें कि वर्तमान में क्या मुद्दा हो रहा है, वर्तमान में मुद्दा ये हो रहा है कि जो राज्य हैं वो चाहते हैं कि राज्यों का जो कर हिस्सा है वो कहीं ना कहीं के जो केंद्र का जो वित्त है उसमें ज़्यादा है, तो राज्यों की भी हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ाई जानी चाहिए, ये बेसिकली उनका मानना है। वर्तमान में अगर देखें तो राज्यों को 15वें वित्त आयोग के तहत 41% प्राप्त हो रहा है। राज्यों ने इसे 50% तक बढ़ाने की मांग की है कि जो हमारी हिस्सेदारी है इसको 41% से बढ़ा के आप 50% तक करिए। केंद्र अगर देखें इन मांगों को संतुलित करने के लिए अपनी बजट जरूरतों को, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को वित्त पोषण करना होगा। राज्य सरकारें सामान्य सरकारी खर्च का 60% हिस्सा करती हैं। आंकड़ा देता है कि जितना सरकारी खर्च होता है उसमें 60% राज्य सरकार करती हैं, लेकिन उनका जो रेवेन्यू है कर के माध्यम से जो उनकी हिस्सेदारी के 32% ही प्राप्त होता है। तो उनकी कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे जो राज्य का जो अगर आप देखेंगे राज्य का जो राजकोषीय घाटा अगर देखिए स्टेट जो उनका फिजिकल डेफिसिट है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है और इससे कहीं ना कहीं उनका जो दबाव है राज्य केंद्र की तरफ बढ़ता जा रहा है कि जो वित्त आयोग है उस संबंध में यहाँ पे नीतियों को पुनर्निर्धारित करने की आवश्यकता है। यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं जो बात करता है कि 14वें वित्त आयोग ने 42% दिया था, मैंने जैसे कि बताया। 15वें वित्त आयोग ने 41% दिया। वर्तमान कर राजस्व अगर देखें 32% उनका हिस्सेदारी है और खर्च में उनकी हिस्सेदारी 60% है। तो जब आय में हिस्सेदारी 32% है और खर्च में हिस्सेदारी 60% है तो जाहिर सी बात है कि एक बड़े राजकोषीय घाटे की यहाँ पर उत्पत्ति दिखाई देती है। तो इस संबंध में यहाँ पे आर्टिकल था जिसको हमने यहाँ पर देखा। फिर आगे हम बात करेंगे भविष्य में बंदरगाह का आकार देना। अभी हाल में क्या हुआ है कि हाल में केरल का विजिनम बंदरगाह भारत में वैश्विक जो समुद्री व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। यह भारत का पहला गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह बना है जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट मार्गों के पास स्थित है। आपको पता है कि विश्व में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, जैसे कोलंबो की बात करें और इसके अलावा जो मलेशिया में हम बात करें तो कुआलालंपुर की बात करें तो एक वैश्विक ट्रांसशिपमेंट की तरह कार्य करते हैं जहाँ पर बहुत सारे विदेशी जो बंदरगाह आते हैं और उन्हें बेहतर सुविधाएँ मिलती हैं और इसके अलावा यहाँ से व्यापार भी आसानी से हो पाता है। तो ये इसके लिए अगर आप देखें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की, बेहतर क्षमता की, बेहतर कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ती है और भारत में अभी केरल का जो नजम है बंदरगाह वो इस तरह से सुविधाएं प्रदान करने में सफल रहा है। इस संबंध में यहाँ पे आर्टिकल रहा है। सरकारी समर्थन के तौर पर देखें तो यहाँ पे बात कर रहा है कि केंद्र सरकार ने 870 करोड़ रुपए निधि वायबिलिटी गैप फंडिंग भी केरल सरकार को प्रदान की। वायबिलिटी गैप फंडिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए हो सकता है सरकार को यहाँ पर ज़्यादा लाभ ना हो पर पब्लिक इंटरेस्ट ज़्यादा है, यहाँ पर जो संभावना ज़्यादा है, तो इसलिए सरकार इस फंड को यहाँ पर भरने का कार्य करती है। यहाँ पे ऐसा इस कार्य हुआ है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें भारत में बंदरगाह के बारे में थोड़ा सा नज़र डालें तो आप पाएंगे कि भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, मेजर पोर्ट हैं, 13 प्रमुख बंदरगाह जिसमें 12 सरकारी हैं, एक निजी बंदरगाह है। अगर हम बात करें तो 71% जो भारत का व्यापार होता है वो कहीं ना कहीं बंदरगाह के माध्यम से होता है और 7,517 किलोमीटर के आसपास जो भारत का तटीय क्षेत्र है उसमें 200 से ज़्यादा छोटे बंदरगाह हैं, जिसमें कांडला बंदरगाह गुजरात में जो सबसे व्यस्त पोर्ट है, मुंबई का है। अगर आप देखें प्राकृतिक सबसे ज़्यादा गहरा है मुंबई का नावर झील।
फिर आप देखें जवाहरलाल नेहरू नावा सेवक बंदरगाह सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। इस तरह से आप देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट है, पारादीप है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर हम मैप की बात करें तो यहाँ पर मैप में हम नज़र डालें तो आप पाएंगे, मैप में नज़र डालें तो आप पाएंगे कि यहाँ पर आप देखें कोलकाता का बंदरगाह, फिर उसके बाद हल्दिया का पोर्ट है, फिर पारादीप है, फिर विजाग का पोर्ट है, फिर अगर आप देखें काकीनाडा का पोर्ट यहाँ पे आपको मिलेगा, एन्नौर, चेन्नई। इसके अतिरिक्त आप यहाँ पे देखेंगे कि मेक्सिको, वहीं पश्चिम में आप देखेंगे जो मुंबई का पोर्ट है, फिर मारबा गोवा का पोर्ट है, मैंगलोर का पोर्ट है, कोचीन का पोर्ट है और तूतीकोरिन का पोर्ट है। तो इस तरह से जो पोर्ट हैं अगर आप देखें भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं, भारत के व्यापार को सुविधाजनक बनाते हैं। तो इस संबंध में यहाँ पे आर्टिकल था। अगला आर्टिकल बात करेंगे भारत में विज्ञान की, अमेरिका की जो विज्ञान है उसके संबंध में यहाँ पर क्या सफलता रही है और उस संबंध में यहाँ पे चीज़ें हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो आर्टिकल बेसिकली यह कहना चाह रहा है कि अमेरिका का जो विज्ञान और नवाचार है अद्वितीय सफलता उसने प्राप्त की है। एक बेहतर माहौल उसने दिया, जिसमें अगर देखें सरकारी वित्त पोषण, फंडिंग के बारे में बात करें, R&D के बारे में बात करें, फिर चाहे निजी क्षेत्रों की भागीदारी हो या वैश्विक प्रतिस्पर्धा को आकर्षित करना हो, सभी कार्य वहाँ पे नासा ने किए हैं। नासा ने विश्व के लोगों को, विश्व के साइंटिस्टों को आकर्षित किया और नासा का जो विकास है उसमें योगदान दिया। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वह भी यहाँ पे बढ़ चढ़ के आई। जिस तरह से अगर आप देखेंगे टेस्ला के जो मालिक हैं, स्पेस एक्स के ऑनर है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी निजी कंपनियां वहाँ पे कार्य कर रही हैं। तो इस संबंध में यहाँ पे आंकड़े थे। अब अगर हम देखें तो 3 प्रमुख स्तंभों पर यह काम होता था, जो अनुसंधान संरचना को वित्त पोषण के माध्यम से, साथ ही साथ उनकी स्वतंत्रता दी जाती थी, साथ ही जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं उनकी भी भागीदारी यहाँ पे सुनिश्चित होती थी। इसके अलावा एक खुला माहौल था, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे अमेरिका ने लगातार प्रगति हासिल की है। अगर हम बात करें हाल में चुनौतियाँ क्या हो रही, कि अमेरिका आज सांस्कृतिक तनाव है, राजनीतिक ध्रुवीकरण है और संस्थाओं जैसे कैलटेक पर बढ़ती जांच का सामना कर रहा है। इससे नवाचार जो नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं अमेरिका का कमजोर रहा है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे एक चैलेंज और यह भी निकल के आया कि अब सबसे ज़्यादा जो नोबेल पुरस्कार उसमें अगर आप देखें अमेरिका के वैज्ञानिकों का हिस्सा सबसे ज़्यादा रहा है, जबकि अगर आप देखेंगे रूस है वो विभिन्न देशों का भी कहीं ना कहीं जो विज्ञान की सफलता की दिशा में बहुत सारे कदम उठाए, लेकिन यहाँ पर यह चैलेंज कहीं ना कहीं सामने दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें कुछ नासा की कुछ उपलब्धियों के बारे में बात करें तो हम पाएंगे कि मैन ऑन द मून मिशन सबसे पहले अगर आप देखेंगे, सबसे पहले चंद्रमा पर रखने का मिशन हुआ कार्तिक 1969 में नासा ने किया, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग को पहली बार नासा ने मून में भेजा। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में आपको पता है कि स्पेस में टेलीस्कोप है, जिसको बाद में जेम्स वेब टेलीस्कोप को प्रतिस्थापित कर दिया गया है, जो अंतरिक्ष में जो भी दूर के जो उपग्रह है, एक्सोप्लैनेट, इनको खोजने में, डीप जो स्पेस है उसके ऑब्जर्वेशन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसके अलावा मार्स मिशन के बारे में आपको पता होगा कि सबसे पहले स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी, क्यूरियोसिटी, परजर्वेंस जैसे जो मिशन है नासा ने चलाए हैं। फिर आप देखेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अगर आप देखेंगे नासा का योगदान सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। 1998 से अब तक सबसे बड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है यहाँ पे नासा का दिखाई देता है। इसके अलावा आर्टेमिस प्रोग्राम के बारे में आपने सुना होगा। आर्टेमिस प्रोग्राम जिसे 2025 तक पहली महिला व पहली अश्वेत अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर ले जाने का लक्ष्य रखा गया। इसके अलावा वोयेगर मिशन के बारे में आपने सुना होगा, जो अब तक का सबसे दूरस्थ मिशन है, जो अगर आप देखेंगे तो जो अंतिम जो ग्रह है उसको भी है पार कर गया और जो सोलर सिस्टम उससे भी बाहर निकल गया। इसके अलावा अर्थ ऑब्जर्व करने के लिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम के बारे में बहुत सारे कार्य यहाँ पे नासा ने किए हैं। तो बहुत सारे अगर देखें मिशन यहाँ पे नासा के, जैसे डार्ट मिशन के बारे में आप देखेंगे, एस्टेरॉयड की जो कक्षा है उसको बदल देना, जिससे अगर आप देखें कभी ऐसा एस्टेरॉयड हमला पृथ्वी की तरफ बढ़ता है तो नासा के पास इतनी शक्ति है कि वह क्या कर सकता है, उस जो एस्टेरॉयड उसकी दिशा बदल सकता है। तो इस संबंध में बहुत सारी उपलब्धियाँ नासा ने हासिल की, यहाँ पे मुद्दा था। अगला आर्टिकल यहाँ पे बात करेंगे, जेलेंस्की ने कहा कि रूस के साथ युद्ध विराम किसी भी समय हो सकता है। आपको पता है कि 2022 में अगर आप देखेंगे 24 फरवरी 2022 को रूस के साथ जो अमेरिका उसका युद्ध शुरू हुआ और स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जिसे रूस ने कहा। युद्ध के कारण के संबंध में अगर देखें तो रूस का मानना है कि जो नाटो का विस्तार हो रहा है कहीं ना कहीं रूस के लिए खतरा है, और यूक्रेन अगर उसमें शामिल होता है तो रूस आंतरिक जो सुरक्षा उस संबंध में चुनौतियाँ यहाँ पे देखने को मिलेगी। इस संबंध में अगर आप देखेंगे कि दोनेत्स्क व लुहांस्क जो क्षेत्र हैं वहाँ पर यहाँ पे तनाव देखने को मिला, जिस संबंध में क्रीमिया का जो 2014 का फिर बाद में रूस ने विलय कर लिया। क्रीमिया के बारे में अगर थोड़ा सा देखें तो आप यहाँ पे नजर डालेंगे तो इसकी लोकेशन आप पाएंगे। गिव मी अ सेकंड। अगर हम यहाँ पे देखें कि ये अगर आप देखें कि यहाँ पर अगर क्रीमिया है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर रूस है, काला सागर है। तो इस तरह से अगर आप देख सकते हैं जो क्रीमिया उसके बाद में 2014 में रूस ने यहाँ पर फिर कब्जा किया।
उस संबंध में यहाँ पे बातें हुई हैं कि जब जब क्रीमिया पर कब्जा हुआ उसके बाद जो हमला है वैश्विक स्तर पर बढ़ गया। आप देखें साथ ही साथ 3 सालों तक यह संघर्ष लगा रहा और अभी यूरोपीय शक्तियाँ तथा रूस है वो आपस में बात कर इसको सुलझाने की राह पर हैं, जहाँ पे जो चेक रिपब्लिक के जो प्रेसिडेंट है उनका योगदान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस संबंध में यहाँ पे आर्टिकल था, प्रीलिम संबंधी ज़्यादा न्यूज नहीं थी, तो इसको यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल से नहीं देखेंगे। हम अगले आर्टिकल की तरफ बात करेंगे। वो आर्टिकल है किसके बारे में, भारत आर्कटिक की नीति, जो किससे संबंधित है, स्पेस से संबंधित है, इसके बारे में हम देखेंगे। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि भारत की आर्कटिक नीति क्या है। गिव मी अ सेकंड। आपको पता है कि आर्कटिक जिस तरह से जलवायु परिवर्तन संबंधी चुनौतियां बढ़ रही हैं, तो आर्कटिक की जो बर्फ है वहीं कहीं ना कहीं पिघलने की दिशा में बढ़ रही है। और उस संदर्भ में अगर देखें जो आर्कटिक काउंसिल कंट्रीज हैं, जहां पर कौन कौन से देश आते हैं, अगर हम बात करें आर्कटिक काउंसिल कंट्रीज, अगर हम बात करें कि ये मैप है और इसमें अगर हम देखें ये आर्कटिक है, तो इसमें आप पाएंगे कि रूस है, इसके अलावा यूएसए है, उसके अलावा देखेंगे कनाडा है, फिर ग्रीनलैंड है, फिर नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, फिनलैंड। तो ये जो कंट्रीज़ है ये तो आर्कटिक काउंसिल की कंट्रीज़ हैं और जो आर्कटिक से कहीं ना कहीं सीमाएं साझा करती हैं। तो इनका क्या है, कहीं ना कहीं जो योगदान है और इनका कहीं ना कहीं जो भूमिका है आर्कटिक में बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए नए ट्रेड रूट निकल के सामने आ सकते हैं, नए मिनरल्स निकल के सामने आ सकते हैं। तो सारे देश यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपने जो कदम उनको मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में अगर आप देखें तो जो चाइना है वो भी कहीं ना कहीं अगर देखें आगे निकल के सामने आ रहा है और जो आर्कटिक संबंधी नीति को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन भारत के संबंध में देखें तो भारत की जो अब तक नीति थी वह 6 पिलर पर आधारित थी। पहला R&D करना, विज्ञान का अनुसंधान एवं विकास करना। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन पर जो जलवायु परिवर्तन व संरक्षण की दिशा में R&D करना। इसके अलावा जो इकोनॉमी व अगर देखें मानव विकास संबंध में यहाँ पे प्रयास करना, परिवहन व कनेक्टिविटी की दिशा में यहाँ पे प्रयास करना, शासन व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। तो 6 पिलर पर भारत की जो नीति है आर्कटिक नीति आधारित थी, जिसको यहाँ पर पुनर्विचार करने की बात हो रही है। तो 6 पिलर कौन कौन से आपने देखा, विज्ञान अनुसंधान, जलवायु परिवर्तन व पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक व मानव विकास। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये सारी नीति यहाँ पर दिखाई देती है। अब वर्तमान में चैलेंज क्या निकल के आ रहा है, वर्तमान में चैलेंज यह निकल के आ रहा है कि जिस तरह से जो चाइना है उसका जो आर्कटिक में भूमिका बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं भारत के लिए चुनौती उत्पन्न यहाँ पे कर रही है। साथ ही अगर देखें और क्या चैलेंज निकल के सामने आ रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर निकल के सामने आ रहा है कि जो सैन्यीकरण यहाँ पर बढ़ रहा है, रूस का सैन्य विस्तार यहाँ पे बढ़ रहा है, चीन की आर्कटिक गतिविधियाँ भी बढ़ रही हैं, साथ ही साथ नाटो भी अगर आप देखें तो सैन्यीकरण यहाँ पे बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त देखेंगे जलवायु व आर्थिक चिंताएं भी निकल के सामने आ रही है। जलवायु परिवर्तन से अगर आप देखेंगे शिपिंग मार्ग तो यहाँ पे खुल रहे हैं, संसाधन भंडारण में खुल रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें जिस तरह से जल का स्तर समुद्र का बढ़ रहा है उससे जो पोर्ट सिटी है उनके डूबने की संभावना बढ़ रही है। अब भारत भी इनसे प्रभावित हो सकता है, क्योंकि आर्कटिक अगर देखें वैश्विक संपत्ति का पार्ट है तो इससे भारत की भी हिस्सेदारी यहाँ पे बनती है। और इस संबंध में भारत की जो नीति है उसको रिवेलुएट करने की, फिर से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। फिर यहाँ पे बात करते हैं हिमालय आर्कटिक समानांतर के संबंध में कि आर्कटिक थर्ड पोल के लिए हिमालय के संबंध में भारत के लिए साझा पर्यावरणीय सुरक्षा जोखिमों को उजागर करता है। तो आर्कटिक में जो भी रिस्क के चैलेंजेस निकल के सामने आए उनसे सीख कर अगर देखें भारत हिमालय के संबंध में ऐसी चुनौतियाँ न निकल के आएँ, इस संबंध में भारत यहाँ पर प्रयास कर सकता है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखेंगे यहाँ पर नवीनतम आंकड़े यहाँ पे कुछ दिखाई देते हैं, नवीनतम आंकड़े दिखाई देते हैं। जैसे 2000 जो नॉर्दर्न सी रूट है यूरोप और एशिया के बीच एक छोटा सा लिंक यहाँ पे प्रदान करता है, जिससे रूस का प्रभाव यहाँ पे बढ़ रहा है। तो ये तो सारी बातें हो गई। अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो चैलेंजेस जो किस तरह से इससे निकल के सामने आ रहे हैं उसको थोड़ा सा यहाँ पर हम देख लेते हैं। चैलेंज सबसे बड़ा यही पे निकल के सामने आ रहा है कि अगर हम देखें भारत की जो आर्थिक व सामरिक जो भागीदारी है वहाँ पर आर्कटिक में बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही जो चीन के जो कदम है, जो इसके साथ जो आर्कटिक काउंसिल में जो देश हैं उनके जो कदम उनको काउंटर करने के लिए भारत को भी स्पष्ट नीति बनाने की आवश्यकता है। जो वहाँ पर संसाधन उनका इस्तेमाल करने की आवश्यकता है, या आगे आने वाले ट्रेड रूट में अगर देखें भारत को भी भागीदारी प्रबल करने की आवश्यकता है। जिस तरह से अगर आप देखेंगे भारत वैश्विक जो ग्लोबल पावर बढ़ने की दिशा में प्रयास कर रहा है, उस संबंध में भारत की जो भागीदारी है वैश्विक गतिविधियों में यहाँ पे बढ़ाने की आवश्यकता है। तो उस संबंध में यहाँ पे आर्टिकल था जहाँ पे हम आर्कटिक नीति को पुनर्विचार करने की बात कर रहे थे, जो वर्तमान में 6 पिलर पर बेस्ड है, उसे और हम बेहतर बनाने की दिशा में यहाँ पे प्रयास कर सकते हैं। फिर अगला आर्टिकल बात करते हैं भारत में विदेशी सहायता के जो अंत हो गया उसके संबंध में यहाँ पे बात हो रही है। आपको पता है कि हाल में क्या हुआ है कि भारत का जो आधिकारिक और निजी विदेशी सहायता पर दृष्टिकोण में एक बड़ा परिवर्तन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आपको पता है कि विदेशों से बहुत सारे NGO को सहायता मिलती थी, उस संबंध में यहाँ पे आर्टिकल है।
जिसमें विदेशी सहायता से आगमन व विदेशी फंडिंग स्वीकृति में तेजी से गिरावट आई है। यह बदलाव एनजीओ संगठनों, जन कल्याण और राष्ट्र में सामाजिक क्षेत्र के बड़े परिणाम को लेकर आ रहा है। आपको पता है कि भारत यहाँ पे बात कर रहा है कि जो इस संबंध में यहाँ पे से जो योगदान उसकी आवश्यकता नहीं है, भारत खुद यहाँ पे सक्षम है और इस संबंध में जो गतिविधियाँ उसको यहाँ पे चला सकता है। लेकिन अगर आप देखेंगे इसका जो विकास अगर आप देखें तो 1969 के आसपास देखेंगे कि पार्लियामेंट ने एक्सप्रेस किया था कि जो फॉरेन जो करेंसी जो पावर है वो क्या करती हैं, जो विदेशी फंडिंग एनजीओ फंडिंग के माध्यम से कहीं ना कहीं भारत की जो आंतरिक सुरक्षा उसमें चुनौतियाँ उत्पन्न कर रही हैं। फिर बाद में इस गतिविधि को देखते हुए 1976 में एफसी जो RA एक्ट है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को पारित किया गया और इसको 2010 में संशोधन किया गया और इसे बेहतर बनाने का प्रयास किया गया, जिससे जो फॉरेन डोनेशन है उसमें पारदर्शिता लाई जा सके, नियंत्रण लाया जा सके, राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। अब यहाँ पे इसकी आवश्यकता थी। अब बेसिकली जो नीड थी क्या एक्ट थी, नीड क्या थी एक्ट की, बेसिकली अगर आप देखिए इसकी एक्ट की नीति की जो राष्ट्रीय संप्रभुता है इसको बना के रखना, धन शोधन या मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी जो गतिविधियाँ हैं उसको बना के रखना। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एनजीओ थे जो कहीं ना कहीं जो टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व थे, उस संबंधी जो गतिविधियाँ उनको रोकना, साथ ही जो पैसा है उसमें पारदर्शिता सुनिश्चित करना, आंतरिक सुरक्षा को योगदान देना। तो ये तो यहाँ पे बात थी। अगर हम देखें कि यहाँ पर किस तरह से इनका योगदान अगर दिखाई देता है तो आप देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप देखें बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे हैं, ऐसे जैसी संस्थाएं काम कर रही हैं। स्वास्थ्य संबंध में अगर आप देखें, महिला सशक्तिकरण की दिशा में देखें, इसके तरीके जो पर्यावरण और संबंध में एनजीओ की कार्य यहाँ पे कर रही हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे CSR इसका पूरक के रूप में यहाँ पे दिखाई देता है कि अगर हम बात करें कि जो FCRA है या विदेशी जो फंडिंग है उसको बंद कर देते हैं तो CSR से हम क्या कर सकते हैं, इसकी भरपाई कर सकते हैं। CSR आपको पता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भारत में कार्य करने वाली कंपनी को एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर 2% जो नेट रेवेन्यू होता है या नेट प्रॉफिट होता है उसका सरकार को देना पड़ता है, जिससे उसका कार्य जो गरीब कल्याण जो योजना है सरकार वहाँ पर कर सकती है। साथ ही साथ बाढ़ या महामारी में इस सब का यहाँ पे उपयोग यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे वैश्विक साझेदारी की भी आवश्यकता यहाँ पे दिखाई देती है। चुनौती के संबंध में देखें तो जो कठोर नियंत्रण था और ये जो स्टेप उठाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर आप देखें जो जेन्युइन एनजीओ हैं या बहुत से ऐसे एनजीओ जो रियल में काम कर रहे हैं, वुमेन हेल्प ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ महिलाओं के विकास के अलावा जो बच्चे हैं दिव्यांग हैं उनके विकास में उन्होंने योगदान दिया है, वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखें कई संस्थाएं मिलेगा जो एक साथ काम कर पा रही थी, उनको जो फंडिंग मिल रहा है फंडिंग कमजोर हो सकती है। भारत अभी विकासशील देश है और भारत के पास इतना फंड नहीं है कि सभी एनजीओ को फंड करे। और एनजीओ जिस तरह से आप देखेंगे रूरल के एक सेक्टर में जहाँ पे नक्सल क्षेत्र है वहाँ पे भी अगर आप देखें एक जगह पहुँच के उन्होंने कई सारे विकासात्मक कार्य किए हैं, कई सारे बेहतर प्रयास किए हैं। तो इस संदर्भ में अगर देखें कहीं ना कहीं चुनौतियां यहाँ पे निकल के सामने आ सकती हैं। तो इस संबंध में यहाँ पे आर्टिकल था कि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे एनजीओ में जो निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता है, अगर फंडिंग को आती है तो उसको बेहतर निगरानी होनी चाहिए, बेहतर ऑडिट होनी चाहिए, सोशल ऑडिट होनी चाहिए, साथ ही साथ अकाउंट से रिलेटेड भी ऑडिट होनी चाहिए। तो इस संबंध में अगर आप देखें यहाँ पे आर्टिकल था जिसको हमने यहाँ पर कवर किया। अगला आर्टिकल जो लास्ट आर्टिकल बात कर रहा है यहाँ पर किसके बारे में, लास्ट आर्टिकल बात कर रहा है मकई के बारे में, मकई ईंधन बनाम आहार भैंस के बारे में। हाल में क्या हुआ कि जो भारत अगर आप देखें भारत एथेनॉल बायोफ्यूल उत्पादन में मकई उपयोग देश को मकई का अधिशेष उत्पादक से निर्यातक जो था भारत, अब ऐसा हो रहा है कि जो भारत उत्पादन ही उतना नहीं कर पा रहा जितना उसको आवश्यकता है। अब ये समस्या क्यों आ रही है, क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं जो एथेनॉल उत्पादन है, एथेनॉल उत्पादन उसमें मक्के का इस्तेमाल हो रहा है और इससे क्या हो रहा है कि जो खाद्य संकट यहाँ पे मकई के संबंध में देखने को मिल रहा है। और ये कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे खाद्य से जो ईंधन बनाने की जो विधि है उसका सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे निकल के सामने आ रहा है। मुख्य मुद्दा यही बन गया है कि मकई का जो बढ़ता हुआ हिस्सा है अब एथेनॉल उत्पादन में आवंटित किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर देखें पिछला आंकड़ा देखें 2021-22 में अगर आप देखेंगे कि जो मकई का उत्पादन था वो मांग से ज़्यादा था, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिला था। लेकिन वर्तमान में इस बार ऐसा हुआ कि एथेनॉल मिशन कार्यक्रम इतने प्रभावी रूप से चला है जिस संबंध में खाद्य संकट यहाँ पे देखने को मिला है। अगर 2021-22 में देखें तो 32.3 मिलियन टन मकई का उत्पादन हुआ था और अगर देखेंगे जिससे घरेलू मांग 28 मिलियन थी और निर्यात भी हमने 3.7 मिलियन टन के आसपास किया था। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर 20 मिलियन टन मकई बायोफ्यूल उत्पादन में एथेनॉल में रहा, जिससे आहार उपलब्धता पर दबाव बढ़ा है। अब इसका परिणाम क्या हुई, जो कीमत मकई की वह बढ़ गई है, 14,000-15,000 प्रति टन से अगर आप देखेंगे 24,000-25,000 प्रति टन हो गई है, जिससे खाद्य संकट सामने निकल के आ रहा है। फिर आहार क्षेत्र में भी दबाव बढ़ रहा है, फिर सोयाबीन पर भी प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि अगर आप देखें जो अल्टरनेटिव जो फूड क्रॉप्स हैं उसकी भी कीमत यहाँ पे बढ़ने की संभावना हो जाती है, जो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे भारत में जो खाद्य मुद्रास्फीति है उसको प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जल संकट यहाँ पे सामने आ सकता है कि एथेनॉल जो उत्पादन होता है उसमें भारी जल का उपयोग होता है, अब भोजन का जल दोहन होता है, उससे समस्या निकल के सामने आ सकती है। साथ ही साथ भूमि उपयोग का संघर्ष देखें, अब खाद्य फसल बनाम जो
ऊर्जा फसलें हैं, इसका जो मामला है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मिट्टी की उर्वरता में यहाँ पे फसल जो प्रभाव पड़ता है, अगर आप देखें कि एक ही फसल का दोहराव होता है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता यहाँ पर कम होती है। क्योंकि आपको पता है कि अगर एक बार किसी फसल का उत्पादन होता है, उसके बाद दलहन और तिलहन फसलें होती हैं, तो वहाँ पे मिट्टी की उर्वरता फिर से जनरेट होती है। लेकिन बार बार मकई का उत्पादन होता है, तो इससे ये समस्या देखने को मिल रही है। इसका प्रभाव क्लाइमेट इकोलॉजिकल में भी पड़ रहा है। अगर हम बात करें भारत की स्थिति के बारे में बात करें, तो भारत इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम यहाँ पे चला रहा है, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम यहाँ पे चला रहा है, जिसमें भारत का लक्ष्य है कि 20% जो इथेनॉल है पेट्रोल में मिलाना, जिससे जो पोल्यूशन उसको भी कम किया जा सके, साथ ही साथ जो पेट्रोल की डिमांड है उसको भी कम किया जा सके। और इसका जो सोर्स है इथेनॉल का, वो मेनली गन्ना है, मक्का है और टूटे चावल है। लेकिन ये जो तीनों फूड क्रॉप है, ये कहीं ना कहीं देखें खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह चैलेंज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं आगे की राह की, आगे की राह क्या होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे तो आपको बताना है कि सबसे पहली बात है कि सेकंड व थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल पर हमें फोकस करना होगा। जो कचरा व जो एल्गी सेल्यूलोज से जो ईंधन बना रहा है, उस पर हमें फोकस करना होगा। एग्रो वेस्ट से हमें क्या करना होगा, जो फ्यूल है उसको जनरेट करना होगा। साथ ही साथ अगर आप देखें जो वेस्ट क्रॉप्स है, उससे यहाँ पर हमें फ्यूल जनरेट करने की दिशा में प्रयास करना होगा। R&D में जो हमारा निवेश उसको बढ़ाना होगा। साथ ही साथ अगर देखेंगे गवर्नमेंट के साथ साथ जो प्राइवेट पार्टनरशिप है उसको बढ़ाना होगा। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे अवेयरनेस व इंसेंटिव जैसे कार्यक्रम भी सरकार को अपनाए जा सकते हैं। अगर हम देखें जो बायोफ्यूल की हमारी नीति है, उस संबंध में यहाँ पर हमें नए दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको